इमेजिन कीजिए, आधी रात को एक जज के सरकारी बंगले में आग लगती है। फायर ब्रिगेड पहुंचती है, लेकिन आग बुझाते वक्त उन्हें मिलता है लाखों करोड़ों रुपयों की जली हुई नोटों की गड्डियां। ये कोई बॉलीवुड की कहानी नहीं है, यह है हमारे देश के दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की सच्चाई। खबर दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज से जुड़ी हुई है। जस्टिस यशवंत वर्मा की सरकारी बंगले में जब आग लगी थी, भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। के तबादले की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि इनकी जांच हो, इंपीचमेंट की कार्रवाई शुरू करो, लेकिन जज साहब कहते हैं मुझे फंसाया जा रहा है। क्या ये कानून का मजाक नहीं है? इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कानून क्या कहता है, क्यों जस्टिस वर्मा का इंपीचमेंट यानी पद से हटाया जाना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट की जांच में क्या क्या सामने आया, कैसे जजों को बचाने वाला सिस्टम खुद इस केस में रुकावट बन गया है, जस्टिस वर्मा के एक्सक्यूजेस क्यों बिल्कुल बेकार और बेसलेस हैं, और इस केस में फास्ट ट्रैक एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बात सिर्फ एक जज की नहीं, पूरे सिस्टम की है। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। 14 मार्च 2025 की रात दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आधिकारिक बंगले में आग लगी। जब दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग पहुंचे तो नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। बंगले के स्टोर रूम में नोटों की जली हुई गड्डियां पड़ी थी। नोट इतने ज्यादा थे कि उनकी ठीक से गिनती तक नहीं हो पाई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तुरंत फोटो वीडियो बनाए और मामला दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय तक पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस उपाध्याय ने अगले ही दिन पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को भेज दी। मामला इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्टिव हुआ। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 बड़े जजों की एक कमेटी बनाई। इनका काम साफ था, पता लगाओ कि जस्टिस वर्मा के घर में इतना पैसा कैसे पहुंचा। कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में पाया कि स्टोर रूम की चाबी सिर्फ जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के पास थी। बाहर का कोई व्यक्ति वहां घुस ही नहीं सकता था, यानी साफ था कि यह पैसा अंदर से ही आया था। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि इतनी बड़ी रकम बंगले के अंदर गुप्त तरीके से रखी गई हो और जस्टिस वर्मा को यह मालूम ना होना लगभग असंभव है। सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट जब मई 2025 की शुरुआत में पूरी हुई, तब चीफ जस्टिस खन्ना ने खुद इसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेजते हुए साफ कहा था, इस जज को हटाओ, इंपीचमेंट करो। रिपोर्ट इतनी एक्सप्लोजिव थी कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसे पब्लिकली रिलीज किया। इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट इतने खुले तौर पर अपने ही जज के खिलाफ एविडेंस पेश करे। तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए, देश भर में इस पर हंगामा हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े स्कैंडल के बावजूद जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चांस भी दिया, आप इस्तीफा दे दीजिए, सम्मान बचा लीजिए। लेकिन जस्टिस वर्मा टस से मस नहीं हुए, बोले मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सच में जस्टिस वर्मा को फंसाया गया है, या फिर यह सफाई सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश है। अब बात करते हैं उस कानून की जो एक जज को हटाने यानी इंपीचमेंट का रास्ता बनाता है। संविधान के आर्टिकल 124 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को सिर्फ मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी यानी गंभीर गलती या अक्षमता साबित होने पर ही हटाया जा सकता है। इसे साबित करने का तरीका काफी स्ट्रिक्ट है। पहले लोकसभा के 100 सांसद या राज्यसभा के 50 सांसद मिलकर इंपीचमेंट का नोटिस देते हैं। इसके बाद एक 3 सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी बनती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक जाने माने कानून के जानकार शामिल होते हैं। ये कमेटी जांच करती है, एविडेंस देखती है और अपनी रिपोर्ट संसद को देती है। आखिर में दोनों सदनों में वोटिंग होती है, जहां 2/3 सांसदों का वोट मिलना जरूरी होता है। तब जाकर राष्ट्रपति उस जज को हटाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक देश की आजादी के 70 साल में एक जज भी इंपीचमेंट से हटाया नहीं गया है। हर बार कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है, या तो वो जज खुद रिजाइन कर देता है या फिर प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि मामला ठंडा पड़ जाता है। इसीलिए हमारे देश में जुडिशियल करप्शन के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन कभी नहीं होता। अब अगर बात करें कि जस्टिस वर्मा का मामला अब तक फास्ट ट्रैक क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह यही है कि हमारे सिस्टम ने खुद जजों को इतना प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि उन पर आसानी से हाथ डालना नामुमकिन जैसा हो जाता है। जजों के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस बिना चीफ जस्टिस की मंजूरी के दर्ज नहीं हो सकता। यही कारण था कि जब पुलिस और फायर ब्रिगेड ने जस्टिस वर्मा के बंगले से नोटों के बंडल बरामद किए, तब भी FIR तक नहीं हुई। सोचो अगर कोई आम आदमी होता तो पुलिस रातों रात गिरफ्तार कर चुकी होती, लेकिन यह मामला जज का था, तो यह केस पहले कोर्ट के अंदर ही चला गया और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अभी तक शुरू ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जांच खत्म होने के बाद भी मामला संसद के सामने इंपीचमेंट के लिए जाना था। सरकार को सभी पार्टियों को ऑन बोर्ड लेना पड़ा, सिग्नेचर्स इकट्ठे करने पड़े और ये पूरी तैयारी करने में महीनों लग गए। With regards to the impeachment motion against the High Court Judge Yashwant Verma,
I have initiated discussion with the political parties. Most of the major political parties have already been told, and we have sought a collaborative effort where all the political parties should come together and jointly move the motion. इसीलिए आज भी जस्टिस वर्मा टेक्निकली अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं, भले ही उनको कोई जुडिशियल काम नहीं दिया जा रहा हो। असल में ये पूरा मामला दिखाता है कि कानून का मकसद जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी जजों की आज़ादी बचाना था, लेकिन आज यही कानून करप्ट जजेस के लिए एक ढाल बन गया है। इसका एक और बड़ा लूप होल है रेजिग्नेशन का। अभी तक जिस जज के खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू होता है वो तुरंत रिजाइन करके आसानी से बच निकलता है। ऐसे में जांच बंद हो जाती है और उसे लाइफ टाइम पेंशन, ग्रेजुइटी और बाकी सारी सुविधाएं बिना किसी रोक टोक के मिलती रहती हैं। ऐसा पहले कई बार हो चुका है। 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन पर भ्रष्टाचार साबित हो गया था। राज्यसभा में वोटिंग से इम्पीचमेंट पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में वोटिंग होने से पहले ही जस्टिस सेन ने रिजाइन कर दिया और पूरी जिंदगी सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाते रहे। लोकसभा में महाभियोग की कार्रवाई से पहले ही सौमित्र सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया। राष्ट्रपति के इस्तीफा स्वीकार करने के बाद सौमित्र सेन पर महाभियोग चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इससे पहले जस्टिस पीडी दिनाकरन ने भी रेजिग्नेशन देकर अपने खिलाफ एक्शन को रोक दिया था। अब सवाल उठता है, जस्टिस वर्मा इसी रास्ते पर क्यों नहीं गए? क्योंकि पहली बार एक जज ने साफ मना कर दिया रिजाइन करने से। शायद जस्टिस वर्मा जानते हैं कि प्रोसेस लंबा चलेगा, उन्हें बचने का मौका मिलेगा। शायद उन्हें भरोसा है कि इतनी आसानी से संसद 2/3 बहुमत के साथ उन्हें हटाने का फैसला नहीं ले पाएगी। उनका पूरा बचाव स्ट्रेटेजी इसी डिले टैक्टिक पर टिका हुआ है। लेकिन सच ये भी है कि जस्टिस वर्मा ने अपने बचाव में जो दलीलें दी हैं वो बेहद कमजोर और बेसलेस हैं। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के खिलाफ उन्होंने जो पिटीशन दाखिल की है उसमें उन्होंने कहा है कि कैश किसका था, आग कैसे लगी, ये साबित नहीं हुआ है, इसलिए मुझे कैसे दोषी माना जा सकता है। लेकिन बात सिंपल है, कैश अगर सरकारी जज के बंगले में मिला है तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है ये बताने की कि पैसा कहां से आया। उनकी इस बात से बचना कि कैश कौन लाया ये नहीं पता उन्हें निर्दोष साबित नहीं करता। अब आते हैं जस्टिस वर्मा के एक्सक्यूजेस पर। जब मामला सामने आया तब उन्होंने पहला डिफेंस ये लिया कि सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी के पास कोई अधिकार नहीं है मुझे हटाने का, रिकमेंडेशन करने का। लेकिन ये दावा बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का काम सिर्फ सच पता करना था। उन्होंने आपको रिमूव करने का कोई ऑफिशियल आदेश नहीं दिया, बस सरकार और संसद से कहा कि हमारे पास एविडेंस है, अब आगे की कार्रवाई संसद ही करे। संविधान ने भी यही रास्ता बताया है। संसद जांच करके वोटिंग से जज को हटाती है, कमेटी खुद किसी को नहीं हटाती। दूसरी बात उन्होंने कही कि कमेटी ने बिना किसी ठोस सबूत के कंक्लूजन्स निकाले। ये साबित ही नहीं हुआ कि ये पैसा मेरा था, आग किसने लगाई, किसने पैसे रखे। यहाँ जस्टिस साहब कन्वीनियंटली एक बड़ा पॉइंट भूल जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि जिस कमरे में जली हुई करेंसी मिली उसकी चाबी सिर्फ जज साहब के परिवार के पास थी, बाहरी कोई वहां घुस नहीं सकता था। जब सरकारी बंगले में सीक्रेटली करोड़ों रुपए मिलेंगे तो इसका जवाब तो जज साहब को ही देना पड़ेगा। पैसा किसका था या आग कैसे लगी ये अलग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। यहाँ सवाल मिसकंडक्ट का है जो साफ तौर पर साबित हो चुका है। उनका तीसरा बहाना था कि मुझे सफाई का पूरा मौका नहीं मिला, नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया गया। ये एक और वीक आर्ग्यूमेंट है। जस्टिस वर्मा को इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी सफाई लिखित रूप में देने का मौका मिला था, जो उन्होंने दिया भी। कमेटी का काम सिर्फ इंक्वायरी रिपोर्ट बनाना था, जहां रिटन रिप्लाई काफी माना जाता है। फुल हियरिंग अब संसद में होगी, जहां वो ओपनली सफाई दे सकते हैं, गवाहों से सवाल कर सकते हैं। इसलिए नेचुरल जस्टिस के वायलेशन की बात सिर्फ केस को डिले करने का तरीका है। जस्टिस वर्मा का चौथा एक्सक्यूज था, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पब्लिकली रिलीज करके मेरी रेपुटेशन खराब की है, मेरा मीडिया ट्रायल किया गया है। अब सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट पब्लिक ना करता तो क्या जनता कभी सच जान पाती? अदालत ने ट्रांसपेरेंसी दिखाई क्योंकि मामला जुडिशियरी की साख का था। पब्लिक का जानना जरूरी था कि अंदर चल क्या रहा है। जस्टिस वर्मा की रेपुटेशन कैश मिलने से खराब हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्लोजर से नहीं। मीडिया ट्रायल का आरोप लगाना भी अपनी जिम्मेदारी से भागना है। और उनका आखिरी ऑब्जेक्शन था कि चीफ जस्टिस खन्ना ने मेरे इम्पीचमेंट की सिफारिश जल्दबाजी और बिना अधिकार के की है। ये भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन और जजेस इंक्वायरी एक्ट कहता है कि अगर मिसकंडक्ट के क्लियर सबूत हैं तो चीफ जस्टिस सरकार को बता सकते हैं ताकि संसद कार्रवाई करे। जस्टिस वर्मा को पूरी तरह से जानकारी थी कि उनके खिलाफ क्या क्या आरोप हैं। वो पहले से ही पूरे मुद्दे पर जवाब दे चुके थे। चीफ जस्टिस खन्ना रिटायरमेंट से पहले चाहते थे कि मामला दब ना जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी एक्शन लिया। ये जल्दबाजी नहीं, सीरियसनेस थी। कुल मिलाकर जस्टिस वर्मा का हर बहाना फ्लिम्जी और बेसलेस साबित होता है। वो सिर्फ टेक्निकलिटीज पर खेल रहे हैं।
मुद्दे से भाग रहे हैं। यह पूरा मामला दिखाता है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार की कितनी डीप प्रॉब्लम है। पावरफुल जजेस सिस्टम का मिसयूज करके आसानी से बच जाते हैं क्योंकि कानून ने उनके बचाव के रास्ते पहले से खोल रखे हैं। ये मामला सिर्फ एक जस्टिस वर्मा का नहीं है, ये सवाल है हमारे पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का। क्या सच में एक जज कानून से ऊपर हैं? क्या उन्हें कोई भी अपराध करने का अधिकार मिल जाता है क्योंकि एक्शन लेना इतना मुश्किल है? जनता का भरोसा तभी लौटेगा जब ऐसे जजेस के खिलाफ स्विफ्ट और क्लियर एक्शंस होंगे। आज जरूरत है कानून को बदलने की, जजेस इंक्वायरी एक्ट जैसे पुराने कानूनों को अपडेट करने की, ताकि मिसकंडक्ट के केसेस में तुरंत सस्पेंशन हो सके, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस तुरंत शुरू हो और रेजिग्नेशन की आड़ में कोई बच ना सके। जब तक ऐसा नहीं होगा, जस्टिस वर्मा जैसे केसेस आते रहेंगे और हमारे देश की जुडिशरी की इज्जत यूं ही दांव पर लगी रहेगी। इसीलिए जरूरी है कि जनता इस मुद्दे पर आवाज उठाए, सवाल पूछे कि ये सारे बेनिफिट्स जजेस को क्यों दिए जाते हैं जो एक आम नागरिक को कभी नहीं मिलते। आखिर कब तक जस्टिस सिस्टम पावरफुल लोगों की हाथ की कठपुतली बनकर रहेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। हमें कमेंट करके बताओ कि आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हो। क्या जजेस को इतनी इम्यूनिटी मिलनी चाहिए या नहीं? चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे नो नॉनसेंस और फैक्ट बेस्ड वीडियोस लगातार मिलते रहे, क्योंकि सवाल सिर्फ एक जज का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम का है और जवाब हम सबको देना है। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।